हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 37 सब सेक्शन 2 के बारे में, जो कि दिया गया है चैप्टर 3 में। इसमें बात की गई है जनरली इंजंक्शन के बारे में बताता है ये। तो हम जो है हमारी पहली वीडियो में हम ये कर चुके हैं टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में। परपेचुअल इंजंक्शन को हम परमानेंट इंजंक्शन भी कहते हैं। ये दिया गया है 37 सेक्शन 37 के सब सेक्शन 2 में। अब इसे हम बेयर एक्ट की में रीड करते हैं। क्या कहा गया है इसमें? ए परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। ये जो परपेचुअल इंजंक्शन है कैन ओनली, केवल और केवल ग्रांट किया जाता है डिक्री के द्वारा, जो कि डिक्री मेड आउट होती है कैसे? हियरिंग, जो केस है उसकी हियरिंग होती है और जो केस है वो डिसाइड किया जाता है मेरिट्स ऑफ द सूट के आधार पर। इसमें जो केस की हियरिंग के बाद ये डिक्री आती है, पार्टीज़ के फाइनली जो पार्टीज़ के बोथ ऑफ द पार्टीज़ हैं उनके राइट्स को फाइनली डिटरमाइन किया जाता है। जबकि जो हमारा टेम्परेरी इंजंक्शन था वो इंटरिम नेचर का होता था, उसमें पार्टी के राइट को फाइनली डिटरमाइन नहीं किया जाता है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 37 क्लोज 2 है, ये हमें बताता है कि जो परमानेंट इंजंक्शन है वो ग्रांट किया जाता है डिक्री के द्वारा, और इसको तब तक जब तक कि इसकी अपील में इसको सेट असाइड ना कर दिया जाए, ये एक परमानेंट नेचर का होता है, ये कंटिन्यू बना रहता है। आगे हम रीड करेंगे ऐसा अपॉन द मेरिट्स द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली एंजॉइंड फ्रॉम द असर्शन ऑफ द राइट और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी कॉन्ट्रेरी टू द राइट ऑफ द प्लेंटिफ। डिफेंडेंट को इसमें परमानेंटली रोका जाता है, जो राइट वो असर्शन कर रहा है या कोई एक्ट कमीशन ऑफ एक्ट कर रहा है जिससे कि प्लेंटिफ के जो राइट के कॉन्ट्रेरी होता है, तो इसमें इंजंक्शन के द्वारा उसके परमानेंटली डिफेंडेंट को रोका जाता है। तो 37 सब सेक्शन 2 हमें ये बताता है। इसको आगे डिस्कस किया गया है कि जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो कोर्ट कब ग्रांट करती है, जो कि हमारे चैप्टर 8 में बताया गया है। जो हमारा परमानेंट इंजंक्शन है उसको कोर्ट कब कब ग्रांट कर सकती है, तो इसको हम रीड करेंगे। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन और रेफर्ड टू बाय दिस चैप्टर, ए परपेचुअल इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन। ये जो सेक्शन 38 क्लोज 1 है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक जर्नल डिक्लेरेशन है परपेचुअल इंजंक्शन के रिगार्डिंग, जो बात करता है कि प्लेंटिफ की किसी भी ऑब्लिगेशन का जो कि प्लेंटिफ के फेवर में है, उस ऑब्लिगेशन का अगर ब्रीच हो रहा है तो इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट कर सकती है, चाहे भले ही ये ब्रीच जो है ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन है इम्प्लाइडली हो रहा हो, इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेसली हो। यहाँ ऑब्लिगेशन का मतलब हमें समझना होगा कि ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ क्या है। ऑब्लिगेशन का मतलब है जहाँ एक पर्सन का कोई राइट है और दूसरे पर्सन की उस राइट को पूरा करने की ड्यूटी है, तो उसे हम ऑब्लिगेशन कहते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं। जैसे किसी पार्टिकुलर एक्शन को पूरा करने की जिम्मेदारी को हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने बी से 100 रुपये बोरो करे हैं, बोरो करता है ए बी से 100 रुपये, तो ए की ऑब्लिगेशन है कि वो बी के पैसे रीजनेबल टाइम के अंदर लौटा दे। ठीक है, ये ए का ऑब्लिगेशन है, उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो बी के पैसे रीजनेबल टाइम के अंदर लौटा दे। और जो दूसरा व्यक्ति है बी जो है बी का ए से अपने पैसे लेने का राइट है। तो हम इसमें ऑब्लिगेशन में क्या होता है, ये ऑब्लिगेशन जब कब क्रिएट होता है, जहाँ एक पर्सन का राइट होता है और दूसरे पर्सन की ड्यूटी होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है
वो ऑब्लिगेशन होने के लिए ज़रूरी है कि वह दूसरे पर्सन की तरफ उसकी ड्यूटी हो, लेकिन ड्यूटी डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन, उसी व्यक्ति के प्रति उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। यहाँ जनरल ड्यूटी इसमें शामिल नहीं की गई है, तो ऑब्लिगेशन को हम यहाँ समझ सकते हैं। जो सेक्शन 38 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इसे हम देखेंगे। व्हेन एनी सच ऑब्लिगेशन अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोविजंस कंटेंट इन चैप्टर 2। इसमें बताता है कि जो हमारा जो ऑब्लिगेशन है, अगर उसका ब्रीच हुआ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर बेस था, कॉन्ट्रैक्ट से जो अराइज हुआ था ऑब्लिगेशन, अगर उसका ब्रीच होता है तो ब्रीच हुआ है मतलब कि उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा रहा है, तो इस ऑब्लिगेशन का ब्रीच हो रहा है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो चैप्टर 2 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, जो सेक्शन 9 से लेके 25 तक, तो कोर्ट उनके अकॉर्डिंग डील करेगा, उनसे गाइडेंस लेगा, जो भी अगर इस तरह किसी ऑब्लिगेशन का ब्रीच होता है तो कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगा। अब हम नेक्स्ट सबसेक्शन देखते हैं 3। व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स और टू इन्वेड द प्लेंटिफ्स राइट और enjoyment of property, the court may grant a perpetual injunction in the following cases, namely जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ को डरा रहा है और या डराने की कोशिश कर रहा है कि प्लेंटिफ अपने राइट या जो अपना एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको एंजॉय ना करे, तो इस केस में कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। वो कौन कौन से केसेस होंगे वो नीचे दिए गए हैं। इसमें 3 में इसके भी सब सेक्शन है A, B, C, D, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। कब कब कोर्ट देखेगा कि इनमें परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है, कब। 38(3) का A क्या कहता है, वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ, जहाँ डिफेंडेंट एक ट्रस्टी है प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पर ट्रस्टी की कुछ लिमिटेशन होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, अगर वो उनके अंदर रहकर काम करना होता है, लेकिन जो डिफेंडेंट है उन लिमिट्स को क्रॉस करता है, उनके बाहर जाकर काम करता है, तो वहाँ पर भी कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। जबकि प्लेंटिफ की जो प्रॉपर्टी पर जो ट्रस्टी का जो हक होता है वो अपना हक जमा रहा है। 38 के B को हम इसमें बात करता है कि जहाँ डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के राइट को इन्वेड किया है और उसे इतना डैमेज हुआ है जिसको कि हम स्टैंडर्ड एसर्टेन नहीं किया जा सकता है, तो उसमें कोर्ट प्रिवेंटिव रिलीफ जो है इनका इंजंक्शन जो है प्लेंटिफ के फेवर में पास कर सकता है कि कितना जो डैमेज हुआ है उसको एसर्टेन नहीं किया जा सकता। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो C है, वेयर द इन्वेजन इज सच दैट कंपनसेशन इन मनी वुडंट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ, जहाँ प्लेंटिफ को उसने इन्वेड किया है डिफेंडेंट ने, और कि जो भी मनी कंपनसेशन कोर्ट ग्रांट करती है तो वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा प्लेंटिफ के लिए, तो वहाँ पर भी कोर्ट जो है परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। और नेक्स्ट पॉइंट है D, वेयर द इंजंक्शन इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जहाँ पर कोर्ट को लगता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कोर्ट में मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है, उस केस को लेकर बार बार वही सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट को लेकर बार बार केस डाले जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है ताकि जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है मल्टीप्लिसिटी उनको रोका जा सके। तो गाइज़ ये था हमारा कि कब कब कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, किन किन ग्राउंड्स पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।